वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। मामला है भारत का नहीं, लेकिन भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान का। और माना जा रहा है कि दुनिया भर के जो मानवता का इतिहास है उसमें ये माना जा सकता है कि एक तरह का काला दिन है, एक तरह का ऐसा दिन है जिसमें शायद हर वो व्यक्ति जो प्रगतिशील राजनीति की या एक खुली हुई ओपन वर्ल्ड का सपना देखता है उसके लिए शायद एक अच्छा दिन नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर कर लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल जाकर वहां का जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन है, वहां तालिबान के लोग जा चुके हैं। और इसके अलावा वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान ने अपना झंडा भी वहां फहरा दिया है। इस सब के अलावा जो वहां पर एक बड़ा मानवीय संकट पैदा हो रहा है उस पर हमारी खास नजर होगी। जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यानी कि वो लोग जो तालिबान की विचारधारा में यकीन नहीं रखते या तालिबान के शासन के तहत अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो लोग बुरी तरीके से बहुत बेकरारी के साथ वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोग किस तरह से जो जो संस्थाएं हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो किस तरह से मदद कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इसका पूरे आरोप का एक बड़ा हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सर बांधा जा रहा है कि 20 साल की इस पूरी जंग के बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स जिसने 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया और उस वक्त वहां जो तालिबान की सरकार थी उसको उखाड़ फेंका, आज उसी यूनाइटेड स्टेट्स की एक तरह से कायरता कहें या और भी कोई नाम दिया जा सकता है, उसकी वजह से किस तरह से उन्होंने एक रास्ता एक तरह से तैयार किया तालिबान के लिए। इसके अलावा सवाल बहुत सारे हैं कि कैसे कुछ हजार ये लड़ाकू, कैसे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, जिसमें यूएस की फोर्स, इसके अलावा खुद जो राष्ट्रीय सेना है अफगानिस्तान की, वो सब किस तरह से हार गई। बहुत सारे सवालों के साथ मेरे साथ बहुत ही खास मेहमानों का एक पावर पैक्ड पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ है एम्बेसडर मीरा शंकर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत की राजदूत रह चुकी हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है मनोज जोशी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने, इस पूरे खित्ते की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। गजाला वहाब है मेरे साथ, जो कि डिफेंस के मुद्दे, जो रक्षा मामलों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको बहुत बारीकी से देखती हैं, और साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं फोर्स मैगजीन की, जो कि डिफेंस के मुद्दों पर खासकर मैगजीन है ये। इसके अलावा मेरे साथ पाकिस्तान से भी एक खास मेहमान जल्द जुड़ जाएंगे, फहद हुसैन, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं, डॉन न्यूज़पेपर के होस्ट भी हैं। डॉन पर जो टीवी चैनल है उस पर वो एक कार्यक्रम भी करते हैं। सबसे पहले मनोज जोशी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आप इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को? डर काफी पैदा हुआ है। और वो इस वजह से कि तालिबान का, जैसे मैंने आपसे कहा, कि एक इतिहास रहा है और लोग घबराए हुए हैं कि ये जो तालिबानी आए हैं, कुछ तालिबानी अब कह रहे हैं कि हम भी अब अनुभवी हो गए हैं, हमने भी 20 साल बाहर देखे हैं, दुनिया देखी है। क्योंकि जो पुराने तालिबान थी, वो एक इंटरनल फोर्स थी। मुल्ला उमर उसके मैं कहूंगा लीडर, क्या मतलब, उनको मोमिन कहा जाता था, मतलब। और तो वो जमाना अलग था, पर अब जमाना अलग है। तो इसको तालिबान क्या कितना बदला है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे लोग। हालांकि तालिबान ने काफी डिप्लोमेसी करी है, रशिया के साथ किया है, चाइना के साथ बातचीत की है, ईरान से भी उनका समझौता रहा है, और पाकिस्तान से तो पुराना रिश्ता था ही। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि आखिरकार अमेरिका के साथ उन्होंने एक अग्रीमेंट फरवरी 2020 को जो है एक अग्रीमेंट जो है किया था कि एक पीसफुल ट्रांजिशन होगा, अमन रहेगी। और उसी वायदे पे अमेरिका ने कहा था कि हम 14 महीने में छोड़ के चले जाएंगे, और चले गए हैं जी। तो इस समय, जैसे मैंने आपसे कहा, कि थोड़ी बहुत घबराहट है, क्योंकि इतिहास है, तालिबान का इतिहास है। क्या तालिबान कितना बदला है, कि क्या पुराने जो उसके रुख हैं वो दोबारा उभर के आएंगे, इस चीज से लोग काफी घबराए हुए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं। मैं इस वक्त ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, अगर वो ये देख पा रहे हो तस्वीरें, कि जो काबुल में जो एयरपोर्ट है उसका क्या मंजर नजर आया आपसे कुछ घंटे पहले, कि वहां झगड़ा हुआ बाकायदा लोगों में। और ये आप देखिए, ये मंजर देखिए इस वक्त नजर आ रहा है वहां पर। कुछ ही घंटे पहले की ये तस्वीर है जिसमें लोग सीढ़ी के जरिए इस एयरप्लेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
जी हाँ। तो मनोज जोशी जी, यहाँ पर जिक्र ये हो रहा है कि ठीक है, अफगानिस्तान में तरक्की पिछले 20 साल में तरसता रहा अफगानिस्तान तरक्की के लिए, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, एक तरह से जो बिट्रेयल शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं अफगानी, चाहे वो जो उनकी नेशनल आर्मी है उसके लोग हों, चाहे वहाँ डिप्लोमेट्स हों, चाहे वो वहाँ के सरकारी अधिकारी हों या आम लोग हों, एक शब्द जो बार बार हो रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ दगा हुई। देखिए, धोखा तो हुआ, जैसे कि अमेरिका वहां से जिस तरह से निकल के चल पड़ा, रातों रात, आपको याद है 5 जुलाई को बगराम के हवाई अड्डे को एकदम खाली करके गायब हो गए। उससे एक सनसनी फैल गई। जब फरवरी 2020 पे समझौता हुआ था तो ये कहा गया था कि एक पीसफुल ट्रांजिशन होगा, अमेरिका बाहर निकल के जाएगा। और तुरंत हमने क्या देखा? हमने देखा कि तालिबान ने अपने हमले जो हैं वो शुरू कर दिए चारों ओर अफगानिस्तान में। अमेरिका ने ये कुछ नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि एक अमेरिकी लेखक ने लिखा है कि गर्मी के जो महीने होते हैं, ये इन्हीं महीनों में तालिबान जो है ज्यादा एक्टिव होती है, मतलब उसका कैंपेनिंग सीजन होता है, हमले करती है। अगर अमेरिका चाहता था ठंड के मौसम में धीरे धीरे इसको, जो अपना जो विड्रॉल है, इसको ऐसे कायम करता कि ठंड के मौसम तक चलता, तो उतनी मोबिलिटी नहीं होती तालिबान को जितनी मोबिलिटी उनको अभी मिली है कि वो बिल्कुल रेडी पे थे, और रेडी पे थे। अमेरिका वहां से निकला और वो जाके तुरंत उन्होंने कब्जा कर लिया। तो देखिए, रिट्रीट तो लड़ाई के मामले में रिट्रीट कोई नई बात नहीं होती है। अच्छी खासी फौजें जो है उनको पीछे हटना पड़ता है, पर पीछे हटने का भी एक तरीका होता है, एक तरीका होता है। और किस तरीके से आप पीछे हटते हैं ताकि जो एडवर्सरी है वो जो है वो ये भी समझे कि आपकी ताकत अभी कायम है। पर यहां पर तो बिल्कुल ही, मतलब जो रिट्रीट हुआ है और जो अमेरिका जो पीछे हटा है, ऐसे हटा है कि वहां और कोई, किसी को कोई ऑप्शन नहीं छोड़ के गया। जी ठीक है। मीरा शंकर जी, आप तो अफगानिस्तान को भी जानती हैं, लेकिन उससे बेहतर आप यूनाइटेड स्टेट्स को जानती हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया को सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है कि देखिए जो तालिबान है वो इतना ताकतवर है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया। कई लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब ये हम मानते जरूर है कि अफगान जो कौम है वो बहुत बहादुर होती है, और ये भी बात सच है कि वहां पर बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतों के कब्रिस्तान बन गए हैं, ग्रेव यार्ड बने हैं वहां पर, बड़ी बड़ी जो दुनिया की ताकतें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल्कुल ऐसा लगता है कोई वीडियो गेम जैसे खेल रहा हो कि कुछ हजार लड़ाकों ने अमेरिका के सारे फौजियों को ध्वस्त कर दिया, और जिन नेशनल जो आर्मी थी अफगानिस्तान की, जिनको ट्रेन किया पिछले 20 साल में, उनको भी ध्वस्त कर दिया। ये आप क्या ये हमें बता सकती हैं कि कोई एक इंटरनल डील थी कि एक के बाद एक बिना खून खराबे के शहरों को एक तरह से लांघते चले गए, फांदते चले गए तालिबान? पहले भी अगर आप देखें, इतिहास की बात करें, जब तालिबान पहले दफे भी आया, कई जगह तो लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई थी, और उन्होंने जो प्रोविंशियल वॉरलॉर्ड्स थे या मुजाहिदीन के और लोग, उनको खरीद लिया। और ये अफगानिस्तान के इतिहास में अक्सर रहा है कि बिना लड़ाई के सत्ता पलट गया है और लड़ाई भी चलती रही है। मुझे ये लगता है कि अमेरिका में एक तरीके से आम सहमति बन गई थी कि अफगानिस्तान से निकल के आना है, क्योंकि 20 साल हो गए थे और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। ऐसा नहीं था कि स्थिति सुधर रही थी या सुधरने के आगे जाके कुछ पॉसिबिलिटी थी। तो अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट्स, दोनों में सहमति बन गई थी कि निकल के आना है। और अगर आप देखें तो ट्रम्प ने ये शुरू किया और एकदम से अनाउंस किया कि हमारे जो जितने सैनिक हैं वापस आ जाएंगे। उन्होंने तालिबान से बातचीत करी और पीसफुल समझौते का दावा दिया और कहा कि हम निकल जाएंगे, पर पीसफुल समझौता होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। पर अगर ये सीरियस थे अमेरिका,
तो पीसफुल समझौता पहले होना था और फिर इनको निकलना था। मतलब एक प्री कंडीशन ये लगाते ना, एक तो सीज फायर का, तालिबान सीज फायर करे। इन्होंने खाली ये कहा कि हिंसा की घटना कम होंगी, मतलब वो ठोस सीज फायर तो रहा नहीं। तो एक तरफ से तो लड़ाई चलती रही तालिबान से, इस बीच में हिंसा के घटने होते ही रहे। दूसरा ये कि अगर समझौता होगा तो हम निकलेंगे, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के ऊपर समझौता होगा, या ऐसे लगेगा कि समझौता होने की संभावना है तो हम निकलेंगे, उससे पहले हम नहीं निकलेंगे। तो एक ये भी प्री कंडीशन लगा सकते थे, वो नहीं किया ट्रंप ने। बल्कि मेरे को लगता है कि ज़ल्मे खलीलजाद का जो मैंडेट था वो यही था कि जल्द से जल्द किसी तरीके से तुम निकल आओ। और जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने, इन्होंने तो पहले भी अपोज किया था जब ओबामा प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक सर्ज किया था कि और सैनिक भेजेंगे। और उस समय बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो इनका एक इकलौता वॉइस था जो मीटिंग में ओबामा के सामने इन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं है वहां पे और सैनिक भेजने से, बल्कि ये हम गलत कर रहे हैं। और अगर आप और पीछे जाती हैं तो गलतियां तो जॉर्ज बुश से शुरू हुई, क्योंकि उन्होंने जब तालिबान की सरकार को हटाया, एक तो तालिबान को भाग के पाकिस्तान में दोबारा से जमा होने दिया, दूसरा कि अफगानिस्तान से नजर हटा के इराक के दलदल में फंस गए, वहां पे लड़ाई लड़ने लग गए। तो अफगानिस्तान की जो जिम्मेदारी थी इन्होंने करीब करीब पाकिस्तान को सौंप दी। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं क्या कर रहा था कि तालिबान की अभी सवाल इस पर यह है कि क्या वाकई सिर्फ इतना कह के कि ये डोनाल्ड ट्रंप का फैसला था और हमने तो सिर्फ इसको पूरा किया है, क्या ये अमेरिका पल्ला झाड़ सकता है? मैं आपसे इस सवाल का जवाब भी लूंगी, क्योंकि मोहम्मद तकी जो पाकिस्तानी पत्रकार है, उन्होंने द वायर के लिए आर्टिकल लिखा है, द वायर की वेबसाइट पर जाकर आप जरूर पढ़िए, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ अमेरिका को ही इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के इस जो अंग्रेजी में कहें तो कैजुअल अप्रोच, या बिल्कुल जितनी लापरवाही से उन्होंने काम लिया है। इस दौरान हमारे साथ फहद हुसैन भी इस्लामाबाद से जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं, द डॉन न्यूज़पेपर के, एक शो भी होस्ट करते हैं, उनको भी बातचीत में हम शामिल करेंगे। गजाला, बहुत दिलचस्प आपका एक मैं ट्वीट देख रही थी जिसमें आप ये कह रही हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान को आतंकवादी ना कहा जाए, उनको दे शुड बी कॉल्ड इंसर्जेंट्स, उनको घुसपैठिए मेरे ख्याल से हिंदी में कहें तो कहा जाए। पहली बात तो ये आपकी दलील इसके पीछे क्या है? आप ये भी कह रही हैं कि वो लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं, यानी पहले भी उन्होंने सत्ता चलाई है, तो ऐसे में उनको ये कह देना कि वो सिर्फ एक आतंकवादी हैं, ये बात ठीक नहीं है। देखिए, ये तालिबान अफगानी है, पश्तून अफगानी है, और पश्तून तालिबान अफगानिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। वो अफगानिस्तान के रेजिडेंट्स रह चुके हैं, अफगानिस्तान में पहली बार नहीं आए हैं, वहीं के रहने वाले हैं। चाहे वो बाहर से पढ़ के आए हो, चाहे वो पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप्स में पहले रहे हो, वहां के मदरसों से पढ़ के आए हो, तो उनको वहां से आप हटा के फेंक दें सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत जालिम है, बहुत प्रिमिटिव है, उनकी थिंकिंग और एक मॉडर्न सोसाइटी की थिंकिंग नहीं मिलती है, ये न सिर्फ अनरीजनेबल बात है, ये एक्चुअली इम्पॉसिबल बात है, ये हो नहीं सकता है। और ये हमने इसका नतीजा देख लिया है पिछले 20 सालों में। तालिबान की ताकत को कम करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी ताकत बड़ी ही है। और खुद अगर आपने देखा होगा, 2 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आई है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी रिपीटेडली खुद एडमिनिस्ट्रेशन से झूठ बोलती रही कि वहां सिचुएशन बेहतर हो रही है, जबकि नहीं हो रही थी। मैं उनको इंसर्जेंट्स इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है हर इंसर्जेंट ग्रुप एक इंसर्जेंसी शुरू होने से पहले टेररिस्ट एक्टिविटीज की मदद लेता है, और ये कॉमन है, ये दुनिया में कई जगहों पे देखा गया है कि आतंकवाद का सहारा लेके जो लोग सत्ता पलटना चाहते हैं वो पहले आतंकवाद का सहारा लेते हैं। उसकी कई वजह हो सकती है, एक तो अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो फेंस सिटर्स लोग हैं वो उनको कन्वे कर रहे हैं कि देखो हम आ गए हैं, हम एक नई ताकत है, और हम जो सत्तारूढ़ ताकत है हम उससे ज्यादा पावरफुल हैं, तो तुम हमारे साथ आ जाओ। ये भी वजह हो सकती है, कुछ भी वजह हो। सो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आतंक फैला रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आप ये कह दें कि इनका वहां पे कोई स्टेक नहीं है, ये बेवकूफी की बात है।
और मैं इसको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने लेकिन एक जो मैंने राजनीतिक विज्ञान के छात्र के तौर पर, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर मैंने पढ़ा कि टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म होता है जब आप अपने राजनीतिक मकसद के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड टेररिज्म। तो आप ये कह रही हैं लेकिन फिर भी ये माना जाना चाहिए कि ये कोई बाहरी ताकत नहीं है जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, मेरा देखिए, अगर उनके पास एक इंसर्जेंट और महज आतंकी में फर्क ये है कि उसको लोगों की सपोर्ट है। अगर अशरफ गनी सरकार के दौरान भी अफगानिस्तान का एक सब्सटेंटिव हिस्सा तालिबान के कब्जे में था और वो अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत के बावजूद खत्म नहीं हुए, कहा जा रहा है कि 70 में उनकी हजारों में उनकी तादाद है, कुछ बोल रहे हैं कि 75,000 के करीब है, कुछ बोल रहे हैं 55,000 है, 1 लाख भी हो। बट अमेरिकन स्ट्रेंथ, और सिर्फ अमेरिका नहीं था, नेटो फोर्सेस भी थी, फिर खुद अफगान डिफेंस फोर्सेस भी थी, वो सब मिलके नहीं मार पाए उसको। एयर अटैक्स हुए, अपने स्टेटिस्टिक्स देखिए, वो ब्राउन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है लिस्टेड कि 2001 से लेके 335,000 सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, जिसमें से पिछले 3 सालों में ही एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 330% इंक्रीज हुआ है सिविलियन कैजुअलिटीज का। तो यूएस के इतने मैसिव एयर स्ट्राइक्स के बावजूद भी आप उनको नहीं खत्म कर पाए। इसका एक ही मतलब है कि जितने मर रहे थे उससे ज्यादा भर्ती हो रहे थे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक भी नहीं मर रहा था, तो वो भर्ती क्यों हो रहे थे? उनको दिखाई तो दे रहा था कि ये 4 लोग अभी मरे आज की लड़ाई में, फिर 10 क्यों भर्ती हो रहे हैं? उनको पता है हम भी मरेंगे। बात आप ये कह रही हैं कि जमीन पर जो है उनको समर्थन है, सपोर्ट है, समर्थन ये बात बिल्कुल। और ये बात कई लोग भी इसको आर्ग्यू कर चुके हैं कि तालिबान एक हकीकत है, कितनी भी नागवार गुजरे आपको पसंद ना हो, तो एक सच्चाई है अफगानिस्तान की और उसको इस तरह से देखना चाहिए। फहद हुसैन इस बात को शायद बेहतर तरीके से बता पाएंगे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, 1 सेकेंड लूंगी। जब हम इसको डिनाउंस कर रहे हैं और हम उनको इनलेजिटिमेट कह रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तालिबान आ रहे हैं, उनको नहीं आने देना चाहिए, हम उनकी तरफ से नहीं मुंह मोड़ रहे हैं, हम एक्चुअली अफगान लोग जो वहां रह जाएंगे हम उनकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। ये नाइंसाफी हम उन लोगों की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि हमने नतीजा देखा था जब तालिबान को पूरी दुनिया ने इग्नोर किया था, उनको आइसोलेट कर दिया था, उसके बाद वहां क्या हो रहा था कोई खबर नहीं आती थी। ये सब स्पेकुलेशन है कि लाखों में लोग मारे गए अफगानिस्तान में, इसका डेटा स्टेटिस्टिक्स कहीं अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं पता कितने लोगों को तालिबानों ने मारा। अब जब वो इंगेज कर रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, हर जगह उनके ये मुल्ला बारादार घूम रहे हैं, प्रॉबेबली उनको हम अगर थोड़ा सा उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाएं, डेवलपमेंट के उनको लालच दें, तो ये आउटरीच हम तालिबान के साथ नहीं कर रहे हैं, हम उन सिविलियन पॉपुलेशन के साथ कर रहे हैं जो वहां रह रही है। इसका फायदा तालिबान जितना उठाएंगे उतना ही या कुछ कम सिविलियन पॉपुलेशन भी उठाएगी। लेकिन उस जमीनी सपोर्ट के लिए मेरा जवाब ये होगा गजाला कि क्यों ना एक चुनाव करा लिया जाए और देखा जाए कि क्या अफगानिस्तान की जनता तालिबान को ही अपने लिए नेतृत्व के लिए चुनती है। फहद हुसैन साहब, आपको इसलिए भी बहस में शामिल किया गया क्योंकि आप हमसे ज्यादा नजदीक हैं, यानी कि मैं कह रही हूँ कि ज्योग्राफिकली भी नजदीक हैं, पॉलिटिकली भी नजदीक हैं अफगानिस्तान के। मुझे बताइए कि यहाँ अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि पश्तून जो वहां की आधे से भी ज्यादा आबादी का हिस्सा है, तालिबान कम से कम उसको रिप्रेजेंट करता है, वहां की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी बोला कि अगर आप शहरों से दूर चले जाइए और अगर वहां की आउटस्कर्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलेगा तालिबान को, वरना क्यों वो इतने दहाइयों तक वहां मौजूद रहते। आपकी रीडिंग क्या है, आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया आरफा कि आपने मुझे आज मौका दिया कि आपसे बात की जाए। देखिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसके जो असरात हैं वो अभी भी अनफोल्ड कर रहे हैं, यानी कि अभी भी ये मुकम्मल तौर पर कहना बड़ा मुश्किल है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा। क्योंकि देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतनी जल्दी काबुल का फॉल होगा और बगैर किसी जंग के, बगैर किसी गोली चलाए के हुआ। तो मेरे ख्याल है जहां पे अफगानिस्तान में ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज हुई है, जो खित्ते के ममालिक हैं उनके लिए भी उतनी ही बड़ी सरप्राइज है। अब जो फैक्ट है वो ये है कि तालिबान मिलिटरीली प्रिवेल कर चुके हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने इक़्तिदार को संभाला नहीं। और इस वक्त जो सूरत हाल जो हमें कम से कम यहाँ पे नजर आ रही है और जो बताया भी जा रहा है वो ये है कि अब वो नाजुक मरहला है
जहां पे अब जो नेक्स्ट इंटरिम प्रोविजनल सेटअप होना है वो बनना है। और आप इसमें ये भी देखिए कि तालिबान जो जो सबसे बड़ा जो खतरा था या खदशा था कि तालिबान जो है वो बंदूक के जोर पर जो है वो काबुल पे कब्जा करेंगे, वहां पे जंगो जदल होगा, कत्लो गारत होगी, जाने जाया होंगी, नुकसान होगा माली भी और जानी भी, और उसके बाद फिर वो काबिज होंगे। ऐसा नहीं हुआ और पीसफुली वो काबुल के अंदर अब आ गए हैं और उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। अब इशू ये है कि उसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी। ये वो जगह है जहां पे मेरा ख्याल है इस टाइम मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज के दिन इस्लामाबाद में जो फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये तमाम वो हैं जो नॉन पश्तून्स हैं, जो तालिबान के खिलाफ थे। आज वो यहाँ पे मौजूद हैं और जो जो सुनने में आ रहा है कि अब बातचीत ये हो रही है कि जो भी सेटअप आए वो ऑल इंक्लूसिव हो, यानी उसमें तमाम तर जो फैक्शंस हैं उनकी नुमाइंदगी हो, तमाम तर जो एथनिसिटीज हैं उनकी नुमाइंदगी हो, ताकि एक ब्रॉड बेस्ड एक सेटअप जो है वो काबुल में आए। अब क्या ये हो पाएगा अरफा, ये बड़ा सवाल है। वी डोंट नो, बट इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है, तो एक नाजुक मरहला है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वहां पे वायलेंस अभी तक जो है वो नहीं हो रहा, पुरअमन तरीके से मामला चल रहे हैं। और जाहिर बात है हम सब की यही दुआ होगी कि वायलेंस ना हो, कत्लो गारत ना हो, और जो भी फैसला हो वो मुज़ाकरात के जरिए। जी हाँ, और फॉर्मर प्रेसिडेंट गनी साहब ने भी यही कहा कि वो इसलिए मुल्क छोड़ के चले गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो। तो ये भी अपने आप में पता नहीं उनके इस आर्ग्यूमेंट को, इस दलील को कितना माना जाए, क्या इसको सिर्फ एक बहाना माना जाए। क्योंकि ये भी देखिए, आपकी दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान में जो भारत में यहाँ एम्बेसी है अफगानिस्तान की, वहां से उस हैंडल से ट्वीट किया गया जिसमें बाकायदा गाली गलौज की जबान में ये कहा गया कि वो भाग गए और उनको उसका वो उसी तरह से मशहूर थे, वो ट्रेटर हैं, उनको गद्दार कहा गया। तो कितने बड़े गद्दार हैं अशरफ गनी, ये भी बात देखने वाली है। लेकिन आप ही से मैं दूसरा सवाल ही पूछना चाहती हूँ। आप ही कह रहे हैं कि वो लोग जो कि जाहिर है खिलाफ रहे तालिबान के, वो भी अब उनसे बात करने को तैयार हैं। तो एक बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। इससे पहले ये देखना जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान लोगों के बीच तालिबान की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है। क्योंकि अब हमें ये मान के चलना है कि तालिबान अभी हकीकत है, ये अमेरिका ने मान लिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जिस तरह से खामोश है, जाहिर है ये खुद तालिबान ये कह रहे हैं कि कोई भी वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो अब इस तरह की हिमाकत नहीं करेंगे, वो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे दोबारा। इस तजुर्बे के बाद इस तरह के बयान दे रहे हैं तालिबान से जुड़े हुए लोग। तो क्या आपको लगता है कि जो इंटरनली जो वहां एक एक्सेप्टेबिलिटी है तालिबान की, वो अब पैदा होगी? देखिए अरफा, मेरा ख्याल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है और यही वो इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे अब बहस हो रही है। लेकिन इस वक्त जो जो हमारे सामने सूरत हाल है उसमें दो तीन हम लेसन जो है वो अखज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मिलिटरीली तालिबान ने प्रिवेल किया है और बगैर जंग किए हुए किया है। कम अज कम शुरू में कुछ लड़ाई हुई है, लेकिन काबुल के फॉल में तो कोई जंग नहीं हुई। वहां पे मुज़ाकरात के जरिए अशरफ गनी साहब जो है वो बाहर चले गए और तालिबान ने कुछ हद तक अब वहां पे एंटर हो गए, पहली बात। दूसरा देखिए कि अब असल इशू ये है कि जी तालिबान का अपना बिहेवियर कैसा होगा। यानी अगर वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन शुरू हो जाती हैं और अट्रॉसिटीज शुरू हो जाती हैं और खवातीन के खिलाफ जो है वो उस तरह की पॉलिसीज हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं जो 90 के दिहाई में हमने देखी थी, और हर तरीके से जो है वो मामलात जो है वो तालिबान जो है उनको गलत तरफ लेके जाते हैं, तो मेरा ख्याल है, मुझे कोई शक नहीं है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी में, उनकी लिजिटिमेसी में प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। और अगर अगर उनका बिहेवियर जो है वो कुछ चेंज्ड हुआ और अगर वो ऑल इंक्लूसिव हुआ और अगर जो दीगर एथनिसिटीज हैं वो उस पावर सेटअप में उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया और पुरअमन तरीके से ये एक ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, तो मेरा ख्याल है फिर उनकी जो लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी है वो बहुत हद तक शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना आसान हो जाए। ये बात आरफा आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि फेट अकम्पली तो ये है कि अब वो इक्तदार में, यानी इक्तदार में फॉर्मली तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने प्रिवेल कर लिया है और वो रियलिटी है, आप उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इससे आगे किस तरह मामला चलेंगे, मेरे ख्याल में तालिबान के अपने रवैये पर, अपने बिहेवियर पर और अपनी अप्रोच पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। लोग कहते हैं कि वो कुछ चेंज्ड हैं, वो उस तरह के तालिबान नहीं है जो 90 की दिहाई में थे। मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों में हमें ये नजर आना शुरू हो जाएगा, और अगर वो वाकई में चेंज्ड हैं
तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ज्यादा हो। जी, मनोज जोशी जी, क्या गारंटी है, क्या ऐसे कोई लक्षण नजर आ रहे हैं जिनसे ये मान लिया जाए कि तालिबान बदल गए? हमने इस तरह की खबरें पढ़ी और सुनी कि वहां कॉलेजों से, दफ्तरों से महिलाओं को वापस भेज रहे हैं। कल एक तस्वीर वहां काबुल बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें जो महिलाओं की, जो मॉडल्स की तस्वीरें लगी हुई थी मॉल्स के बाहर, उसको धोया जा रहा है कि हमें कोई भी किसी औरत की तस्वीर नहीं चाहिए। तो खासकर इससे पहले कि मैं वहां माइनॉरिटीज के राइट्स की तरफ आऊं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक महिला होने के नाते भी, एक ऐसी महिला होने के नाते जो उम्मीद करती है कि पूरी दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा जब महिलाओं पुरुषों के बीच वो बराबरी की स्थिति आएगी, ऐसे में जो ये रिग्रेशन है जिसे कहा जाए, ये जिस तरह से पिछड़ रहे हैं हम महिलाओं के अधिकारों को या मानव अधिकारों के मद्देनजर, ऐसी क्या गारंटी है या ऐसी क्या लक्षण नजर आ रहे हैं जिससे हम ये मान लें कि कुछ बेहतर होंगे? जो पिछला तजुर्बा रहा 25 साल पहले का तालिबान और 25 साल बाद का तालिबान। ये तो अरफा जी खाली एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई नहीं कह सकता है इस समय। फहद साहब ने ठीक कहा कि ये सब अब देखा जाएगा किस मोड़ की ओर जाता है तालिबान, क्योंकि उम्मीद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20-25 साल पहले का जो तालिबान था, जैसे मैंने आपसे कहा, बिल्कुल ये एक इंटरनल फोर्स थी। मतलब तालिब थे, मतलब पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े हुए, वहां गए, मुल्ला उमर जो थे एक अमीरुल मोमिनीन के तौर पे उनके सामने आए, एक रिलीजियस मैसायनिक किस्म के लीडर। इस समय उनके सामने ऐसा लीडर नहीं है कोई। इस समय बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग नजर आते हैं, और अगर उनका बिहेवियर देखिए पिछले 6 महीने में, आप देखें जुलाई में रशिया डेलीगेशन ले गए, मुल्ला बरादर शायद ले गए, तुर्कमेनिस्तान गए, चाइना गए, तो डिप्लोमेसी अमेरिका के साथ दोहा में डिप्लोमेसी पे उन्होंने अमेरिका को हावी कर दिया, अमेरिका पे हावी हो गए। जैसे मीरा जी ने बोला कि ऐसी अग्रीमेंट लेके ही तो आए हैं, मतलब ये तो अमेरिका ने खुद तय किया कि हम 14 महीने में वहां से निकल जाएंगे। तो ये डिप्लोमेसी का जो ये दौर रहा है, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, 20 साल जो है, वो जो पुराना तालिबान था उससे काफी फर्क का तालिबान है। पर अब सवाल आता है कि जैसे खवातीन का मामला उठा है, ये मामला बहुत ही नाजुक है और ये पूरी दुनिया इसको बहुत गौर से देखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है तालिबान का जो रवैया है, तालिबान की जो पॉलिसीज हैं इतनी पिछड़ी हुई हैं कि ये साफ जाहिर हो जाएगा एकदम कि क्या कि तालिबान किस मोड़ पे जाना चाहता है। अगर उनकी सोशल पॉलिसीज जो हैं एकदम बैकवर्ड रहेंगी, तो मैं नहीं समझता हूं कि उनको आसानी से इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलेगी। जी हाँ, तो मैं फहद हुसैन साहब की तरफ जाऊंगी। इससे पहले मीरा शंकर जी से जरूर सवाल पूछती हूँ, क्योंकि फहद हुसैन आप इसलिए भी आज बहुत अहम है क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो बताया जा रहा है उन देशों का जो होगा वहां अफगानिस्तान में। पाकिस्तान उसमें एक बड़ा देश है, कई लोग भारत में इसको लेकर भी काफी स्केप्टिकल हैं कि क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की हुकूमत या वहां की फौज अब ये समझती है कि इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक उनका राज हो जाएगा। क्या इस तरह की जो स्केप्टिसिज्म है, इनको कितना सही मानते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो ऑब्जर्वर्स हैं वहां की पॉलिटिक्स के? मीरा शंकर जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ, छोटा सा एक लुकमा अगर दे दूं। अभी जो मनोज जोशी साहब बात कर रहे थे कि अमेरिका से भी इन्होंने बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी की, ये हमें बताया गया है कि जब उनको पहली बार जो ड्राफ्ट दिया, कि अमेरिकनों ने ड्राफ्ट दिया जो अग्रीमेंट का था, तो तालिबान ने उसमें से 6 अंग्रेजी की गलतियां निकाल दी थी कि ये अंग्रेजी तो ठीक करने जरा। तो ये बदलता हुआ तालिबान है जो अंग्रेजी में बात करना चाहता है, अंग्रेजी में बोल रहा है, बयान दे रहे हैं। शाहीन साहब तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है दोहा में बैठे हुए हैं, इतने पॉपुलर आदमी हो गए, अभी तो इंडियन टीवी स्क्रीन पे भी लगातार नजर आ रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर। मीरा शंकर जी, ये बताइए कि जहां ये मैंने जैसे शुरुआत ही अपने कार्यक्रम की इससे की थी कि कैसे अंधेरा दिन माना जा सकता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, उन्हीं को एक तरह से सत्ता में होने का, लीड करने का, हम फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हर देश में अलग अलग तरह की विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग सरकार में शामिल हों वो प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हों, प्रगतिशील
सत्ता की तरफ आगे लेके जाएं देश को, और कम से कम तालिबान के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन अब मैं पश्चिमी दुनिया की जो हिपोक्रेसी है, जो उनका दोहरापन है, मैं उसकी तरफ आना चाहती हूँ। कई बार आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि दरअसल अमेरिका ने भी कुछ ठेकेदारों को अफगानिस्तान में ठेका दे दिया कि लीजिए आप विकास कर लीजिए, लीजिए आप प्रगति कर लीजिए वहां की, और सुपरफिशियल तरीके से देखा, और एक ऑक्यूपाइंग फोर्स की तरह ही वो रहे वहां पर, चाहे वो अंधाधुंध तरीके से वहां गोलीबारी करनी हो। मुझे याद है कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी कि किस तरह से अफगानी वहां एक शादी का जश्न मना रहे थे और वो बंदूकें वहां पे चला रहे थे, गन शॉट, सेलिब्रेटरी गन शॉट्स थे वो, और ऊपर से बमबारी कर दी गई उस शादी पर। तो इस तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया गया अफगानियों को, और इसीलिए शायद एक तबका जरूर ऐसा है जो ये कह रहा है कि जो ऑक्यूपाइंग फोर्स है उसको खदेड़ दिया गया, और अब अफगानियों की जो सत्ता है, जो हुकूमत है, वो उनके हाथ है। कुछ इस पर भी बात करिए, जो हिपोक्रेसी रही है वेस्टर्न वर्ल्ड की और खासकर अमेरिका की। वो तो रही ही है, क्योंकि देश के अंदर घुस के और फिर आपने वहां पे हार मान ली और निकल गए, बिना कुछ स्थिरता लाए, बिना कुछ विकास लाए, बिना कुछ इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए। पर ये भी है कि बनाना भी बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। किसी को अपने सेना के बल से हटाना तो आसान काम है, पर उसके बाद में देश को, एक बिछड़े हुए देश को जिसमें इतनी सारी लड़ाइयां हैं आपस में, उसको बनाना बहुत मुश्किल काम है। और अमेरिका ने मान लिया कि उनसे नहीं हो सकता। ये भी एक बात है कि अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखें तो जो भी बाहरी शक्ति वहां आई है, विदेशी शक्ति वहां आई है, वो अफगानियों ने उसके खिलाफ लड़के उसको निकाल के छोड़ा है। जब कोई विदेशी शक्ति नहीं होती है तो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो ये आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। और जैसे कि मनोज ने बोला कि ये एक बहुत नाजुक मोड़ है, किस तरफ तालिबान सरकार जाएगी, उसकी नीतियां क्या होगी, ये देखना पड़ेगा। और दुनिया की नजर है इस पे, गौर है इस पे, क्योंकि अगर वो अपनी पहली जैसी नीतियां अपनाते हैं कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, स्कूल में नहीं पढ़ सकती, जो स्कूल में जाएगा उसको मार देंगे, या गाना बंद कर देंगे, या ये जो भी इन्होंने किया था, जो सजा जो देते थे खुलेआम, स्टोनिंग की और ऐसे पनिशमेंट्स जो देते थे, अगर ऐसा ही इन्होंने अपनाया तो फिर मुझे लगता है कि इनको लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, कोई रिकॉग्नाइज शुरू में नहीं करेगा। हो सकता है पाकिस्तान, चीन, रूस कुछ करे, क्योंकि इन्होंने तालिबान की हिमायत भी करी है, पर अमेरिका और यूके और भारत सरकार खुद ने कहा है कि अगर तालिबान जबरदस्ती अपने बंदूक के बल से सरकार बनाती है तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नहीं, अब किस हद तक ये नीति रखेंगे। मीरा जी, मेरा पुराना सवाल ये था कि क्या अपना दामन झाड़ सकते हैं इस तरह से जो बाइडेन कहे कि देखिए मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ट्रंप ये फैसला लेके चले गए थे, मैंने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया है। क्या इतना काफी है उनका दामन निचोड़ लेने के लिए? हाँ, अगर मेरे से पूछे तो ये सही नहीं है, और इनको थोड़ा और ऑर्डरली ढंग से ट्रांजिशन करना था, पर नहीं किया। और बाइडेन के लिए भी एक समस्या थी, क्योंकि जब अमेरिकी सैनिक 2500 के करीब ही बच गए थे, ट्रंप ने बाकी तो सारे निकाल ही लिए थे, तो उनको ये फैसला करना होता कि अब हम अपने सैनिक और दोबारा से भेजें और बढ़ाएं। और इसके लिए मेरे ख्याल से ये सोचना भी चाहिए पड़ता कि अगर हम बढ़ाते भी हैं तो कब तक, और इसका कुछ दूसरा नतीजा निकल सकता है कि नहीं। जी। मतलब नतीजा यही निकलेगा तो जब भी हम जाएंगे तो ये होगा। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ट्रंप ने बाइडेन के हाथ भी बांध दिए थे, और बाइडेन की खुद की भी यही राय थी कि जल्दी से जल्दी निकला जाए। अगर मेरी आप निजी ओपिनियन पूछते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा और खींच के
इनको करना था। और जो बातचीत हुई उसमें ये कहना था कि जब तक पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होता ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के लिए, तब तक अमेरिकी फौज वहां बैठी रहेगी और फिर निकल जाएगी। जिस दिन ये होता है समझौता, हम निकल जाएंगे। तो एक तरीके से एक इंसेंटिव बन जाता है उसके लिए, पर वो उन्होंने नहीं किया, सीज फायर पे नहीं जोर दिया। और बाद में जब ये तो खैर ट्रम्प के जमाने में, और जब बाइडेन आए तब भी इन्होंने दोबारा से ट्रम्प के जो नतीजे थे दोबारा से नहीं देखे। खाली सितंबर, मई से सितंबर तक बढ़ा दिया था विड्रॉल डेट। ट्रम्प ने तो कहा था मई तक सारे हमारे सैनिक वापस आ जाएंगे। बाइडेन ने सितंबर तक कहा। मीरा जी, यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं लोग और बाकी लोगों ने कहा भी जी, कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 9/11 का बदला ले लिया अमेरिका ने, इस तरह से उस कौम को पूरा छोड़ दिया है। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के फ्यूचर का क्या होगा। कुछ लोग भारत के भविष्य को भी, जो फ्यूचर है इंडिया का, उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। गजाला, मैं आपके पास आऊंगी दो मुद्दों को लेकर, और अगले कुछ मिनटों में मैं इसी पर बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो जो अफगानी हैं उनके भविष्य का क्या होगा, हम जरूर इस बारे में बात कर रहे हैं उस वक्त में जबकि कुछ लोगों ने पार्क्स में वहां शरण ली हुई है काबुल में, कुछ लोगों ने अपनी दुकानों में शरण ली हुई है, कुछ लोग जो हैं वो वहां एयरपोर्ट की तरफ, मैंने आपको शुरुआत में तस्वीरें दिखाई थी, भाग रहे हैं कि किस तरीके से कहीं कोई हमें शरण मिल जाए। इससे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, फहद हुसैन साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के रोल को किस तरह से देखा जाए। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के मदरसों में ट्रेनिंग हुई, ये ऑफिशियल हमारे पास, यानी कि हमारे नहीं पूरी, ये तो एक तरह से एक पब्लिक नॉलेज है। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि जो लोग मुखालिफ हैं नॉर्दर्न अलायंस वाले, वहां भी इस्लामाबाद और बाकी दूसरे शहरों में बैठकें हो रही हैं। अब जो नई गवर्नमेंट ये जो बनी है, यानी ये बनेगी, अब उसमें पाकिस्तान के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये माना जाए कि आपकी हुकूमत की जो एक एम्बिशन थी कि हम इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक हुकूमत चलाएंगे, क्या वो वक्त आ गया है? देखिए, शुक्रिया। नहीं, मेरे ख्याल में जी हालात बहुत डिफरेंट हैं अब। और आप देखिए कि जो पिछले 1-1.5 साल से जो सफारतकारी हुई है और जो डिप्लोमेसी हुई है, जिसकी कोशिश ये थी कि एक एक निगोशिएटेड सेटलमेंट हो, उसमें उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा ही मरकजी रोल रहा है। और दोहा में जो कुछ हुआ है उसमें आप देखिए कि ये कहा था, यानी पाकिस्तान पे ये दबाव था कि आप तालिबान को निगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए क्योंकि आपके पास उनके ऊपर लीवरेज है। और उसमें यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये मौकफ था कि जी हमारे पास ठीक है, कुछ हद तक तो लीवरेज है, लेकिन उतनी नहीं है जितना कि आप समझते हैं। वो 90 की दहाई में सूरत हाल कुछ और थी। बहरहाल उस लीवरेज के जरिए इतना तो हुआ कि दोहा तक तालिबान को लाया गया और वहां पे फिर एक निगोसिएशन का सिलसिला जो है वो जारी रहा। अब उसमें जाहिर बात है कि अमेरिका ने तालिबान के साथ जो है वो अग्रीमेंट किया। तो अगर तालिबान को किसी ने लेजिटिमाइज किया है तो वो अमेरिका ने किया है, क्योंकि एक सुपर पावर ने उनके साथ एक बाकायदा एक अग्रीमेंट किया। और वो अग्रीमेंट ऐसा था जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट था, उसमें दीगर लोग, दीगर ममालिक शामिल नहीं थे। दूसरी तरफ जो अशरफ गनी गवर्नमेंट थी उस वक्त पाकिस्तान की, वहां पे हमारी काफी ज्यादा उनसे मुज़ाकरात रहे और बड़ी कोशिश हुई कि उनको किसी तरीके से जो है वो मुज़ाकरात तालिबान से उनके कराए जाएं, लेकिन वो 1-1.5 साल तक जो हमें मालूम हुआ है कि वहां से कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान पर यह जरूर दबाव था कि जी आप तालिबान से कहें कि वो मिलिट्री सोल्यूशन ना करें। हुआ कुछ ऐसा है कि वो मिलिट्री सोल्यूशन उस तरीके से नहीं हुआ है। अब क्या इसमें आप कोई कहे कि जी ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोहा में पाकिस्तान ने बहुत कुछ तालिबान को कहा था जो वो नहीं माने। तो लीवरेज एक हद तक तो है, लेकिन उससे आगे नहीं है। अब इस वक्त तालिबान, एक जिस तरह के आपने खुद भी कहा कि तालिबान जो है वो अब एक नई शक्ल में हमें नजर आ रहे हैं। वो चीन भी जा रहे हैं, वो रूस भी जा रहे हैं, वो दोहा भी जा रहे हैं, वो अमेरिकनों से बराह रास्त मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के थ्रू अब ये सारा काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान एक अहम प्लेयर है, लेकिन तालिबान अब अपने जहन से और अपने तौर तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो वो जो पाकिस्तान की एक लिमिट्स थी डिप्लोमेटिक लीवरेज की, मेरे ख्याल में वो अब हम सबको नजर आनी शुरू हो गई हैं। दूसरी बात यह कि देखिए ये भी क्लियर हो गया है कि अब अगर अफगानिस्तान में पीस होना है, अरफा ये बात तो मेरे ख्याल है सबको क्लियर है, तो वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, वरना ये लड़ाई जारी रहेगी। ये सबक मेरा ख्याल है अफगानियों ने भी सीख लिया है। ये तमाम तर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
उसमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस और चीन और ईरान हो, सब ने ये सीख लिया है कि अगर ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव सेटअप होगा तो पीस होगी, वरना जंग होगी। और हमारा इस टाइम पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट जो जो फैक्टर है वो ये है कि पीसफुल अफगानिस्तान से हमारा जो जियो इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें हमें फायदा होता है। अगर अफगानिस्तान में जंग होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। यानी जब अभी ये पिछले चंद दिनों से जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे पाकिस्तान में था वो ये था कि अगर ये सिविल वॉर हो गई और काबुल के ऊपर जंग हो गई तो दो सबसे बड़े इंपैक्ट हमारे ऊपर आने थे। पहला, रेफ्यूजीज का। रेफ्यूजी का इन्फ्लो ऑलरेडी इस टाइम 4 से 5 मिलियन रेफ्यूजी पाकिस्तान में है। हमारे पास और सकत ही नहीं है कि हम मजीद बर्दाश्त कर सकें। तो पहला फेयर तो यह था कि रेफ्यूजीज आएंगे, विच वी डिड नॉट वांट। नंबर 2 ये फेयर था कि अगर इस तरीके से वहां पे सिविल वॉर होती है तो वो वायलेंस जो है वो स्पिल ओवर करेगा इनटू पाकिस्तान। तो हमारा तो हर तरीके से ये इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से वहां पे मुज़ाकरात के जरिए अमन आए, ताकि अफगानिस्तान का तो इंटरेस्ट है ही है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हमारी तरफ कोई इस तरह की इसके आग के शोले ना आए। तो मेरे ख्याल में लीवरेज इस्तेमाल हुई है, बेहतर हुआ है, अभी तक मामलात अच्छे हैं और हम सब की दुआ ये है कि ऐसे ही रहें और किसी तरीके से कोई एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए जिससे मामला सेटल हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये अफगान फैक्शंस ने, तालिबान ने, उन्होंने ही फैसला करना है कि उन्होंने किस तरह की गवर्नमेंट बनानी है। तो ये अहम सवाल यहाँ पर जो आ रहा है वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, कि वहां पर जो एक मानवीय संकट बड़ा पैदा हो गया है जो किसी भी डिप्लोमेसी से, किसी भी मिलिट्री इशू से काफी बड़ा है, किसी भी स्ट्रेटेजिक इशू से, कि तमाम दुनिया की सरकारें बैठ के देख रही हैं या हमारे जैसे लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो भुगत रहे हैं, जो सह रहे हैं सबको, आखिर उनकी तरफ कौन देखेगा? इसमें पश्चिमी दुनिया का क्या रोल है, इसमें भारत का क्या रोल है? गजाला, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो जिस तरह से पूरी जो अगर आप इजाजत दें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर लूं। जी। अच्छा, लेटेस्ट ये आपके प्रोग्राम पे आने से पहले मैंने जरा चेक भी किया कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो एक तो पहली बात ये है कि अभी तक रेफ्यूजीज नहीं आए। आई चेक विद द अथॉरिटीज, तो अभी तक रेफ्यूजीज का बिल्कुल स्पिल ओवर नहीं हुआ है पाकिस्तान में, सब तक दे वर रेडी एवरीवेयर, पहली बात। दूसरा ये है कि वहां से जो इवैक्यूएशन है काबुल से, वो वहां से जारी है। मुझे ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो 2 फ्लाइट चला रही हैं और वीजाज ओपन हुए हुए हैं। तो जो बहुत सारे जो लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि वो डिप्लोमेट्स या इंटरनेशनल एजेंसीज के वर्कर्स या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे थे, उनके लिए अब पाकिस्तानी एम्बेसी वीजाज आज सुबह से दे रही है, सो दैट दे कैन कम टू इस्लामाबाद और यहां से फिर दे कैन गो एनीवेयर। तो ये ऑपरेशन एज वी स्पीक ये इस टाइम जारी है। जी हाँ, तो ये इसी वजह से जो सेफ जगह उनको लगती है वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के लोग। हालांकि ये अलग बात है कि कितना सेफ कोई भी मुल्क हो सकता है। मैं देख रही थी तस्वीरें कि जिसके पास एक बैग में जितना कुछ आ सकता था, जो सबसे कीमती सामान था उनके लिए, उसको बैग में डाल के लोग भागे चले जा रहे हैं कहीं पर भी। कल भारत में भी काफी लोग यहाँ पर पहुंचे, उनकी तादाद हमें मालूम नहीं है। गजाला, ये मुझे बताइए कि जो ये पूरा मानवीय संकट पैदा हुआ है, इसमें आप भारत के रोल को किस तरह से देखती हैं, इस बात के बावजूद भी कि जो बातचीत होनी थी उसमें पड़ोसी देश होने के नाते, साउथ एशिया का एक हिस्सा होने के नाते, भारत को भी एक स्टेक होल्डर कहीं ना कहीं भारत भी है उसके पड़ोस में, अगर इतना बड़ा कोई राजनीतिक बदलाव हो रहा है, ऐसे में पश्चिमी दुनिया का टेबल से बिल्कुल भारत को शामिल ना करना उस बातचीत में आधिकारिक तौर पे, आप इसे किस तरह से देखती हैं? और उसके बावजूद भी एक भारत जैसे एक देश जिसकी ये सभ्यता रही है, हमारी ये संस्कृति रही है कि जहां जहां दुनिया में जो परेशान हुआ है हमने शरण दिया है, हमारी जो एक मानवीय जिम्मेदारी है वो क्या है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी तो काफी पहले से थी कि हम रेफ्यूजीज ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करते जो यहाँ आना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ज्यादा लोग आना नहीं चाहते हैं क्योंकि यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है, हमारा रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारी एक और लिमिटेशन रेफ्यूजी एक्सेप्ट करने में ये है कि हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन कमीशन फॉर रेफ्यूजी के सिग्नेटरी नहीं है। तो जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं हम उनको अब बायलैटरल तरीके से ही एक्सेप्ट करते हैं। यूएनएचसीआर को हम राइट देते हैं कि वो उनका ध्यान रख सके बीच बीच में, बट जो सिग्नेटरीज हैं उनका स्टेटस दूसरा है। तो एज अ रेफ्यूजी रिसीविंग कंट्री हम बहुत पॉपुलर या फेमस नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी हिस्ट्री रही है और हमारा मोटो रहा है कि एवरीबडी इज वेलकम हियर।
दूसरी बात ये है, आपके जो दूसरा सवाल है कि हमारा रोल क्या है और बाकी लोगों ने हमें तवज्जो नहीं दी। देखिए, इसमें मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो भी कुछ रोल रहा हो, ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो दोहा में हो रही थी और बैक चैनल भी हो रही है, या मुल्ला बारादार गए हैं चाइना, इसमें जो 3 नेशंस हैं जो सबसे ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं, उन तीनों से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या ईरान हो। ईरान से भी हमारे संबंध कुछ बहुत ज्यादा अच्छे अब नहीं रहे हैं, एक टाइम में हुआ करते थे। रशिया, जिससे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं और अभी भी हम क्लेम करते हैं, अब उससे भी हमारे रिलेशंस में थोड़ा सा तनाव आ गया है, बिकॉज हम अब इंडो पैसिफिक का हिस्सा बन रहे हैं। हमने ओपनली अपने आप को अलाइन कर लिया है एक दूसरे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फसाद के साथ। तो इसीलिए अभी रशिया ने भी जब होस्ट किया तो उसने इंडिया को नहीं इनवाइट किया। सो मेरे हिसाब से जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, हमारा रोल इस वक्त बेइंतहा लिमिटेड है। बट कमिंग बैक, आपका पुराना जो पहला सवाल था कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कितना ज्यादा गहराएगा या क्या होगा, मेरे हिसाब से ये हमें देखने की जरूरत है। किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट जिन चीजों से मुझे उम्मीद आती है या उम्मीद होती है, उसमें 2 बातें हैं। एक तो एक इमेज जो आज या कल मैंने देखी है, जब वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबान बैठे थे तो वो सेल्फीज ले रहे थे। अगर आपको याद हो, 90s में फोटोग्राफी भी बैन थी और मुल्ला उमर का फोटो शायद ही कभी किसी ने देखा हो, कभी रिलीज हुआ हो, बट अब वो मोबाइल सबके पास थे और वो खुद अपने फोटो खींच रहे हैं। तो ये एक वैनिटी का आना, ये मेरे हिसाब से एक बदलाव का थोड़ी सी निशानी है कि वो एटलीस्ट फोटो को अपोज नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज ये जो मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव नजर आती है, वो उनका एक्चुअली चाइना को अश्योर करना कि हम उइगुर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से इसके पीछे एक ही उनकी मंशा है कि वो जो वखान कॉरिडोर जिसको चाइना ने अपनी तरफ से सील किया हुआ था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, वो चाहते हैं कि वो गेटवे खुल जाए। वो गेटवे नॉर्थ अफगानिस्तान में खुलेगा, जो और वो पश्तून पॉपुलेशन नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये एक सरकार बने, इंक्लूसिव सरकार बने, इसकी आसार भी इसलिए और बढ़ जाएंगे अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा मिनरल रिच एरिया है, अगर चाइना के इन्वेस्टमेंट इस एरिया में आएंगे, इस अश्योरेंस के बाद कि ये पैसेज को अब तालिबान मिसयूज नहीं करेंगे मिलिटेंसी या टेररिज्म प्रमोट करने के लिए चाइना के अंदर, तो ये डेवलपमेंट, ये प्रोग्रेस या ये इन्वेस्टमेंट सारे नॉर्थ अफगानिस्तान से आएंगे। तो नॉर्थ अफगानिस्तान को तालिबान लेड कोई भी डिस्पेंसेशन, कोई भी सरकार बनती है, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेक मिलेगा, होना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये प्रॉब्लम, जो भी कमिटमेंट तालिबान करेंगे वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो वॉरलॉर्ड्स इनसे खुश नहीं होंगे तो वो अपनी तरीके से कुछ भी हरकतें करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत सीरियस क्राइसिस अफगानिस्तान में अनफोल्ड हो रहा है, बट फिर भी उम्मीद की कई सारी किरणें मौजूद हैं। तो हमें इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए, और हमें इतनी जल्दी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को कंडेम नहीं कर देना चाहिए। हमें मौका देना चाहिए उनको साबित करने का कि वो कंडेमनेशन के या लानत के लायक हैं। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि सभी मेहमान अब एक लास्ट कमेंट करके इस शो को मैं खत्म करना चाहती हूँ। मीरा शंकर जी, बताइए कि भारत ने जितना इन्वेस्टमेंट किया वहां अफगानिस्तान में, मैं 2014 के चुनाव कवर करने गई थी, काबुल, इसके अलावा मजार शरीफ देखा, वहां किस तरह से पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने से लेकर, स्कूल बनाने से लेकर, अस्पताल बनवाए, ब्रिज बनवाए, इसके अलावा सड़कें बनवाई, इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की वहां के विकास में। अब जबकि चीजें बिल्कुल बिखरती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि कोई अश्योरेंस नहीं है इस बात का। इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उनके जाने के बाद, उनकी समस्याएं क्या थी उनके वहां रहने की, हमने उस पर भी चर्चा की, लेकिन उनके जाने की भी अपनी समस्याएं हैं कि वहां किस तरह की इंडस्ट्री अब लगेगी, क्या वहां पे इंडस्ट्री का जो विश्वास है वो बहाल होगा, वहां पर क्या एक जिस तरह से कहा जाता है कि मेन स्ट्रीमिंग होगी, क्या मुख्य धारा में वापस आएगा अफगानिस्तान। ऐसे में भारत का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है? हमें जो है तालिबान को इंसेंटिव देना चाहिए कि वो इंक्लूसिव सरकार बनाए,
दूसरा कि अपनी जो पुरानी नीतियां हैं वो नहीं अपनाए और थोड़ा मॉडर्न आधुनिकता की ओर अफगानिस्तान को ले जाए, क्योंकि अफगानिस्तान का विकास उसी में है। और ये किस तरीके से होगा वो तो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वो अभी अनफोल्ड कर रही है। किस दिशा में जाती है किसी को नहीं पता, खाली स्पेकुलेशन है अभी। और जिस दिशा में जाती है उसी के मुताबिक फिर नीतियां बनेंगी। अगर तालिबान मॉडरेशन की ओर जाता है तो एक बात है, अगर तालिबान एक इंक्लूसिव सरकार बनाता है तो एक बात है, और अगर तालिबान अपनी पुरानी नीतियां अपनाता है तो दूसरी बात है। मतलब ऐसे मुझे लगता है कि कोई साफ नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि तालिबान के अंदर भी कई फैक्शंस हैं। आपकी बातचीत हो रही थी, एक तरफ तो ये लोग हैं मुल्ला बरादर जैसे, जो अंतरराष्ट्रीय बातचीत कर रहे थे, डिप्लोमेसी कर रहे थे और दोहा कतार में रह रहे थे, और वहां से उनकी सबके साथ बातचीत चल रही थी। तो एक तरीके से ये थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड नजर आते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए हकानी ग्रुप है और हैं जो बिल्कुल वायलेंस अपनाते हैं। तो इनके अंदर भी क्या सहमति बनती है तालिबान में, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ये मोनोलिथ नहीं है जी। और ये भारत को भी मान के चलना चाहिए। अगर हमें एक मोनोलिथ की तरह तालिबान को ट्रीट करते हैं तो मेरे ख्याल से ये तो एक सिंपलिस्टिक नीति हो जाती है। और हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि अफगानी जो है इतिहास में हमेशा बड़े नेशनलिस्टिक रहे हैं और किसी के दबाव में नहीं आए हैं। और जो हमने वहाँ पे विकास किया है वो अफगान की जनता के लिए किया है, सरकार के लिए भी था पर जनता के लिए था। क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट्स करी थी वो जैसे डैम बनाना, बिजली लाना काबुल के लिए, स्कूल्स बनाने, पार्लियामेंट बनाना, छोटी छोटी लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करना। और जो आप पहले बात कर रही थी ना कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स वहाँ पे रही हैं, खासतौर से अमेरिका की, उनमें वेस्टेज बहुत था, करप्शन बहुत था। और जो इंडिया की जो प्रोजेक्ट्स थी इनमें इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा था, खर्चा कम था। ऐसा नहीं कि हमारे ही कंसल्टेंट्स पे सारे पैसे निकल रहे थे, जो कि ये एक निंदा थी अंतरराष्ट्रीय असिस्टेंस की कि अपने ही कंसल्टेंट्स को दे देते हैं। तो एक तरीके से भारत के प्रति अफगानिस्तान में काफी एक तरीके से अफेक्शन है। बीबीसी का भी पोल था जो कहता था कि 70% अफगान जो हैं वो भारत का एक बहुत पॉजिटिव इमेज लेके रखते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी नीति आगे क्या अफगान जनता को भी लेके चलना पड़ेगा कि कैसे हम उनको भी थोड़ी राहत दे सकते हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि तालिबान किस दिशा में जाती है। जी हाँ। तो अभी बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बिल्कुल, भारत को लेकर पॉजिटिव थॉट है। ये खुद काबुल की सड़कों पर, अफगानिस्तान में अलग अलग शहरों की सड़कों पर मैंने देखा कि भारत को लेकर न सिर्फ कि एक दोस्ताना बल्कि बड़ा ही प्रेम का एक भाव है, एक तरह से एक मोहब्बत का भाव है और काफी हद तक एक ब्रदरहुड की फीलिंग काफी देखी जाती है। लेकिन मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि पुरानी जो तालिबान की सरकार थी उसको हमने मान्यता नहीं दी थी, उसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। क्या हम ये माने कि ये जो नई तालिबानी सरकार है, भारत ने पहले भी बोला है अभी इन्हीं कुछ हफ्तों के दौरान कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे, क्या आपको लगता है कि स्टैंड बदलेगा? मीरा शंकर जी कह रही हैं तालिबान को इंसेंटिव दिया जाना चाहिए और सारे तालिबान के अलग अलग जो फैक्शंस हैं उनको एक नहीं मानना चाहिए, लेकिन उससे पहले शुरुआत तो मान्यता देने से करनी पड़ेगी। देखिए, मान्यता का सवाल तो सामने आएगा, पर मैं ये समझता हूं कि भारत जो है वो अभी के जो हालात हुए हैं वहां पे मेजर प्लेयर नहीं था। ये तो मानना पड़ेगा आपको कि हमको जो मुज़ाकरात हुए थे, टॉक्स हुए थे, वहां पे भारत को इनवाइट नहीं किया गया था। तो मैं समझता हूं कि हमको कोई ऐसी जल्दी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम कहें चलो हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, हमको कुछ फायदा होगा।
मैं समझता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के हमारे जो स्टेक्स हैं उतने नहीं है। हाँ, जरूर हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, गुडविल है अफगानिस्तान में भारत के लिए, पर अभी और जो ताकतें हैं, अमेरिका है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, इनको सामने आना चाहिए सबसे पहले। यूरोप है। जल्दबाजी इस मामले पे नहीं करनी चाहिए अभी। तो मैं समझता हूं कि हमको यही नहीं मालूम है कि तालिबान के अंदर किस तरफ का बैलेंस ऑफ पावर है। कि मौलाना अखुनजादा सुप्रीम लीडर तो हैं, पर उनके रिश्ते कैसे हैं? मतलब सिराजुद्दीन हक्कानी से क्या रिश्ते हैं, याकूब साहब से क्या रिश्ते हैं, मुल्ला बरादर से क्या रिश्ते हैं? जो इंटरनल स्ट्रक्चर है तालिबान का अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि चाहे जो कुछ कहा जाए वो मुल्ला उमर का जैसे स्टेटस उनका नहीं है। हालांकि हैं, सुप्रीम लीडर हैं, माना जाता है कि सुप्रीम लीडर हैं। तो ये सब कुछ देखना होगा कि तालिबान का क्या रूप सामने आता है। जैसे हमने कहा, वहां हमने अभी एक रूप देखा है कि डिप्लोमेसी में माहिर हैं और काफी जो है सक्सेसफुल रहे हैं। वो तो हमने रूप देखा है। मिलिटरीली हमने देखा है कि बहुत तेज हैं, पर अभी रूप देखना है कि इंटरनल पॉलिसी उनकी क्या होगी। और वो इंटरनल पॉलिसी जो है वो अखुनजादा साहब तय करेंगे जी। और वहां पे क्या जो है डिविजन्स हैं, क्या बैलेंस ऑफ फोर्सेस हैं तालिबान के अंदर, वो अभी सामने जब तक सामने नहीं आएगा, मैं समझता हूं कि भारत को जो है अभी थोड़ा आराम से बात जो है समझनी चाहिए और उसके बाद कदम उठाना चाहिए। जी हाँ, यानी ठंडा करके थोड़ा सा देखना चाहिए भारत को कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन अच्छी पहल हो चुकी है, क्योंकि कई बार यहाँ पर इस बात को लेकर काफी एक तरह से क्रिटिसिज्म हुआ कि माना जा रहा था कि जो वहाँ के नॉन मुस्लिम लोग हैं अफगानिस्तान के, कि सिख हैं, हिंदू हैं, उन्हीं को सिर्फ आने दिया जाएगा। लेकिन जो पहली जो खेप आई है लोगों की, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम्स हैं, क्योंकि ये भी मानना जरूरी है कि कितना भी धर्म के चश्मे से हम देखने की कोशिश करें कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन होता यह है कि जो जो ताकतें होती हैं जो सत्ता में आना चाहती हैं, चाहे वो तालिबान हो या दूसरी ताकतें हों, उनके लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है, वो है लैंग्वेज ऑफ पावर। उनके सबसे बड़े विक्टिम भी शायद उन्हीं के समुदाय के लोग होते हैं। फहद हुसैन, आखिरी बात मैं चाहूंगी कि आप कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी आप किस तरह से मानते हैं, और इसके लिए भी कि वो हमारे एक साउथ एशिया का, जो हमारे इस खित्ते का एक मेंबर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनकी शक्लें देखिए आप, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका कल्चर देखें आप, एक तरह से एक ही बरादरी का हम सब हिस्सा हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो अभी मनोज जोशी साहब ने कही कि अभी वक्त बड़ा कम गुजरा है, अभी सूरत हाल क्लियर नहीं हो पा रही कि क्या है। ये बात जो सबसे सबसे बड़ा जो इस टाइम यानी यहाँ भी बैठ के जो हम सुन रहे हैं कि वो कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जो इस टाइम एक पुरअमन सूरत हाल है वो खराब ना हो। अब वो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि तालिबान जो है, जो भी सेटअप बनेगा उसमें वो डोमिनेंट होंगे। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये कहना जो अभी आपने जिक्र किया कि जी रिकग्निशन का क्या होगा, मेरे ख्याल में वो रिकग्निशन का सवाल अभी कहीं भी उस तरीके से सामने नहीं आ रहा, क्योंकि हालात जो है वो अभी भी इतने ज्यादा अनसेटल्ड हैं। यानी यहाँ भी इस्लामाबाद में भी ये सवाल जब होता है तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमें ये बताया जा रहा है कि कोई जल्दी नहीं है इस्लामाबाद को ये फैसला करने की कि हमने रिकग्नाइज करना है या नहीं करना, जब तक अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर सूरत हाल जो है वो कुछ हद तक वाज़ेह नहीं हो जाती, और जब तक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें किसी तरह का एक कंसेंसस पैदा नहीं होता। तो इस मेरे ख्याल में इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो आपने जिक्र किया रोल जो है वो बहुत क्रिटिकल है, और पाकिस्तान भी उस कंसेंसस के साथ चलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उस कंसेंसस को फैसिलिटेट करने में जो पाकिस्तान की जो जो सफारतकारी है वो इस टाइम काम आ रही है। लेकिन उसमें जिस तरह के मैंने पहले कहा था कि बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान में जो एक सेटअप अब सामने आएगा अगले चंद दिनों में, अगर आता है, वो कैसा है, और अगर उसमें वो तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल होंगे और उसमें कोई रेड लाइंस नहीं है या कोई रेड लाइट फ्लैश करना नहीं शुरू कर जाती, तो मेरे ख्याल में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग जो हमारी रीजनल कंट्रीज हैं, उनके लिए शायद कुछ हद तक आसानी हो जाए कि इनको किस तरह की रिकग्निशन देनी है और किस तरह के ताल्लुकात। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। जाहिर है कि अफगानिस्तान अब हमारे जो एक तरह से अटेंशन का एक हिस्सा है और हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते अपना रोल कैसे निभाती है। उम्मीद हम यही करते हैं एक अफगानिस्तान दोस्त होने के नाते कि वहाँ के जो आम अफगानी है उसको जितना कम तकलीफ से होकर गुजरना पड़े उतना अच्छा है। लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मैं एक आखिरी बात बोलना चाहती हूँ। आई एम सॉरी आप मैंने इंटरप्ट किया। हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा सा मॉडरेट करने की जरूरत है। हमें अफगानिस्तान में हम जो नई सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हम अपने मॉडर्न सोसाइटीज के हिसाब से उसको नहीं हमें जज करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्निटी, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, आपकी इक्वेशन आपके रिलीजन की तरफ क्या है, ये एक नीचे से ऊपर उठने वाली चीज है। ये एक बॉटम्स अप प्रोसेस होना चाहिए। जब भी आप मॉडर्निटी ऊपर से थोपते हैं तो वो हमेशा बैकफायर करती है। तो आई थिंक यहाँ पर इमीडिएटली हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल मॉडर्न प्रोग्रेसिव वेस्टर्नाइज्ड कंट्री बन जाएगा जैसे बाकी और मुल्क हैं। शुक्रिया आपका ये बात कहने के लिए। काफी सेंसिबल बात यह है कि जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है वो उनकी सोसाइटीज के लिए सुटेबल है और ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी जो मुल्क हैं उनको वही मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी का मॉडल ही उनको रास आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।